हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के पहली यूनिट डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। और स्कोप के बारे में आज बात करेंगे। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक प्रमुख शाखा है। इसका संबंध मनुष्य के भोजन, वस्त्र, घर और आराम की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए आर्थिक प्रयत्नों से ही है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि मानव किस प्रकार पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है और किस प्रकार उनका परिवहन, वितरण, उपभोग या विनिमय करता है। इन सब को अगर हम इन शॉर्ट कहना चाहें कि आर्थिक भूगोल में हम कुछ प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने की चेष्टा करते हैं। जैसे भूतल पर किन स्थानों में आर्थिक क्रियाएं की जा सकती है, अर्थात कहाँ आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जा सकती है, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जा सकती हैं, आर्थिक क्रियाएं कब की जा सकती है और आर्थिक क्रियाएं कैसे की जा सकती है। मतलब भूतल पर प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ, क्यों, कैसे और कब उपयोग किया जाता है। इन प्रश्नों का अगर विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करें तो वही आर्थिक भूगोल है। और इन प्रश्नों का जब हम अध्ययन करने, विश्लेषण करने की चेष्टा करने लगते हैं तो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो जाता है। इसकी प्रकृति में परिवर्तन भी होता रहा है, जिसके कारण इसका क्षेत्र और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आर्थिक भूगोल एक गत्यात्मक विषय है जो कि अर्थशास्त्र, वाणिज्य आदि विषयों से भी प्रभावित है। और इन विषयों से प्रभावित होने के कारण निरंतर इसकी विषय वस्तु में वृद्धि हो रही है। अब ये जो विषय क्षेत्र है, इसका बाउंड्री कितना है, सीमा कितनी है, इस पर लगातार विवाद होता है। और अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं में यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने में कई मतभेद हैं। और इन सब विद्वानों के विचारों के विश्लेषण के बाद अगर हम देखें तो मुख्यतः आर्थिक भूगोल में 3 मत सामने आते हैं जो उसके विषय क्षेत्र को अधिक स्पष्ट करते हैं। इन 3 मतों को इसके विषय क्षेत्र के बारे में मानी जाने वाली 3 विचारधाराएं भी कहा जा सकता है। जैसा कि प्रथम विचारधारा जो है, उसके अनुसार यह मानव की आर्थिक क्रियाओं और उसके जीविकोपार्जन के साधनों का अध्ययन करता है। अर्थात ये केवल मानव द्वारा की जाने वाली जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हीं का अध्ययन करेगा। दूसरी विचारधारा के अनुसार आर्थिक भूगोल का क्षेत्र मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण के परस्पर संबंध तक ही सीमित है। अर्थात मानव और पर्यावरण के मध्य जो भी अंतर्क्रियाएं हो रही है, आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, और उससे निर्मित जो सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण है, वहीं तक अध्ययन के विषय क्षेत्र में आता है, जो कि पूर्णतः नियतिवादी विचारधारा से प्रभावित है। और तीसरी विचारधारा के अनुसार
प्राकृतिक संसाधनों में मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, विनिमय, उपभोग, वाणिज्य, परिवहन आदि के विश्व वितरण से संबंधित अध्ययन आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के क्षेत्र को इन प्रमुख 3 विचारधाराओं के आधार पर बांटा गया है और कहा गया है कि कुछ विद्वानों ने उसे सिर्फ मानव की जो भी आर्थिक क्रियाएं या जीविकोपार्जन क्रियाएं वहाँ तक सीमित रखा। नियतिवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने उसे मानव और पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतर संबंधों और आर्थिक क्रियाओं तक सीमित रखा। और वर्तमान में तृतीय विचारधारा के अनुसार मानव की समस्त जो भी आर्थिक क्रियाएं जिसमें उत्पादन, विनिमय, उपभोग, वितरण, वाणिज्य, परिवहन का विश्व स्तर पर विश्व वितरण से संबंधित सारी आर्थिक गतिविधियां इसमें सम्मिलित होती हैं, जिससे स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इन विचारधाराओं से यह भी स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव की आर्थिक क्रियाएं ही है। सभ्यता के विकास और जीवन स्तर ऊंचा उठाने की लालसा ने मानव की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि की है, जिससे आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में भी विस्तार होना स्वाभाविक ही है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव की आर्थिक क्रियाएं तथा आर्थिक क्रियाओं के आधारी तत्वों की ही प्रधानता रहती है, जो कि अग्र रेखा चित्र में स्पष्ट भी है। इस रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है क्या। तो जैसा कि हमने उपरोक्त विचारधाराओं से स्पष्ट किया कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्यतः मानव और मानव की आर्थिक क्रियाएं आती हैं। अब जब ये मानव और मानव की आर्थिक क्रियाएं होंगी तो मनुष्य का आर्थिक क्रिया करने के लिए आधार स्तंभ उसका प्राकृतिक संसाधन होता है। अतः मानव की आर्थिक क्रियाओं के आधार तत्व प्राकृतिक संसाधन व मानव स्वयं मतलब जनसंख्या दोनों ही है। मानव की आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, विनिमय और वितरण से संबंधित होती हैं और इन क्रियाओं का संपादन बिना संसाधन, बिना जनसंख्या, बिना परिवहन आदि के संभव नहीं है। इस प्रकार मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। और ये पहलू मुख्यतः हैं 3: प्राकृतिक संसाधन, मानव स्वयं मतलब मानव संसाधन, यहाँ मानव स्वयं से मतलब मानव संसाधन से है, और तीसरा उन दोनों के आधार पर होने वाली आर्थिक क्रियाएं। प्राकृतिक संसाधन में सारे संसाधन सूर्य, जल, वायु, मृदा, खनिज, वन्य जीव, ऊर्जा जो भी उसे आर्थिक क्रियाओं के लिए आधार प्रदान करता है। मानव संसाधन में उसका जनसंख्या, वितरण, घनत्व, आयु, वर्ग, शिक्षा, तकनीक, सामाजिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं आदि सम्मिलित होती हैं। और आर्थिक क्रिया उत्पादन, विनिमय, वितरण, वाणिज्य, परिवहन और सेवाएं आदि होती हैं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ही आर्थिक क्रियाओं के लिए कच्चे माल तथा क्रिया को संपन्न करने के लिए शक्ति के साधनों की आपूर्ति करता है। और प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए मिस्टर जिम्बरमैन ने कहा भी था कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती हैं। अर्थात संसाधन पर्यावरण द्वारा या प्रकृति द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु जिसे मानव अपनी आवश्यकता और क्षमता द्वारा उपयोगी बना देता है वह संसाधन है। इसीलिए प्रकृति ने जो भी वस्तु या पदार्थ दिया है अगर उसे मानव उपयोगी बनाता है तो वही संसाधन है, और अगर उसकी उपयोगिता नहीं है तो वह संसाधन नहीं कहलाएगा। फिशर ने भी कहा कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। अर्थात कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रकृति प्रदत्त पदार्थ तब ही संसाधन बनेगा जब वो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उपयोगी होगा। आर्थिक भूगोल में इन प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, वितरण, गुणात्मकता व मात्रा का अध्ययन
करने के साथ साथ संसाधनों के विदोहन व उपभोग का भी ज्ञान प्राप्त करना सम्मिलित होता है। दूसरा, मानव संसाधन। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में मानव संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मानव स्वयं एक संसाधन के रूप में है और वही किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को संसाधन बनाने की क्षमता रखता है और अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण भी करता है। आर्थिक क्रियाओं और मनुष्य की सामाजिक दशाओं पर मानव की जो भी विशेषताएं हैं, मानव संसाधन की विशेषता जैसे जनसंख्या संबंधी विशेषता, उसका वितरण प्रारूप, घनत्व, लिंगानुपात, आयु वर्ग, साक्षरता, तकनीकी ज्ञान आदि का प्रभाव पड़ने के कारण उसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के कारण अलग अलग क्षेत्रीय विभिन्नता उत्पन्न होती है, प्रादेशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसलिए इन सभी तत्वों का अध्ययन भी आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है। जैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ जनसंख्या तो कम है और प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं, तो भी वहाँ का आर्थिक विकास नहीं हो सकता उस स्थान या उस देश का। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की कमी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा। और अगर जनसंख्या अधिक है परंतु वो शिक्षित नहीं है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है, तो भी संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए संसाधनों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति के साथ साथ मानवीय संसाधन की विशेषताओं का होना भी आवश्यक होता है और इसी कारण इसे मानव संसाधन को आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तीसरा, आर्थिक क्रियाएं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि मानव की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये क्यों है। तो इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही उपरोक्त जो आधारी तत्व हैं, दो आधारी तत्व प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, उनका पूर्ण उपयोग हो पाता है और आर्थिक भूगोल की मुख्य अध्ययन सामग्री आर्थिक क्रिया बनती है। मानव की आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः तीन होती हैं: प्रोडक्शन, एक्सचेंज या कंजप्शन। अब जो उत्पादन है, उत्पादन आर्थिक क्रिया का मुख्य भाग है, क्योंकि इसी पर मानव की अन्य आर्थिक क्रियाएं निर्भर रहती हैं। मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का उद्देश्य ही उत्पादन का अभिप्रेरक है और उत्पादन से आशय मानव के उन कार्यों से है जिससे वस्तु का रूप परिवर्तित होकर उसमें मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता बढ़ती है और वस्तु का रूप परिवर्तन होने से उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि में स्थान और अधिकार परिवर्तन का भी योगदान होता है। उत्पादन संबंधी कार्यों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक क्रियाएं। इसमें मानव के वे कार्य सम्मिलित है जिसमें मनुष्य प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग करता है, जैसे निर्वाहन, कृषि, पशुचारण, वानिकी, खनन, मत्स्यन, लकड़ी काटना आदि। द्वितीयक क्रियाएं। इसके अंतर्गत वे कार्य सम्मिलित हैं जिनमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग न होकर उनका रूप परिवर्तन कर उनकी उपयोगिता में वृद्धि करके प्रयोग में लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके मूल्य में वृद्धि होती है। इसके अंतर जैसे लोहा खनिज से इस्पात बनाकर उसके अनेक उपकरणों को परिवर्तित करते हैं और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसके अंतर्गत उद्देश्यपरक कृषि, व्यापारिक पशुपालन, उद्योग और समस्त विनिर्माणकारी उद्योग सम्मिलित होते हैं। तीसरी क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप में प्राथमिक व द्वितीयक क्रिया के कार्य में सहायक होती हैं, जैसे कच्चे माल का स्थानांतरण, वितरण, संचार, संवाद, वाहन, व्यापारी
आदि। चतुर्थक क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रथम 3 उत्पादन कार्यों से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से इन उत्पादन कार्यों में मदद करती हैं, तो वह इसके अंतर्गत आती है, जैसे वित्त, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाएं, सरकारी नौकरशाही। और पांचमक क्रियाएं, यह उच्च स्तरीय प्रबंधन एवं कार्यकारी प्रशासनिक स्थिति, वैज्ञानिक शोधन विकास सेवाओं जैसी क्रियाएं इसमें आती हैं, जो कि नवीन खोजों और आविष्कारों द्वारा मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं और मानव और प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता में वृद्धि करने में सहायक होती है। आर्थिक क्रिया का दूसरा रूप है विनिमय। विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें वितरण और अधिकार परिवर्तन होता है और जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इसमें माल भाड़ा परिवहन, परस्पर संपर्क, दूरसंचार व सेवाओं पर विचारों का विनिमय, सवारी परिवहन, गोदाम, खुदरा एवं थोक व्यापार आदि सम्मिलित होते हैं। तीसरा है उपभोग। आर्थिक क्रिया की अंतिम अवस्था उपभोग है, जिसमें व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग होता है। जितना अधिक उपभोग बढ़ेगा उतनी ही उन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उस वस्तु के उत्पादन और विनिमय को प्रभावित करती है। इस प्रकार मनुष्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापार, वस्तु या सामान एवं सेवाओं का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। आर्थिक भूगोल के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संपूर्ण विषय मानव वातावरण के संबंधों को अपनी अध्ययन सीमा में सम्मिलित करता है और मानव वातावरण की जो भी अध्ययन सीमा है उसके अंतर्गत मुख्य केंद्र बिंदु निम्नलिखित 4 हैं। पहला, आर्थिक क्रियाओं एवं कारक के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप का अध्ययन। इसमें उन सभी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी तल पर मूर्त रूप से स्थित हैं या पाए जाते हैं और उनके क्षेत्रीय प्रतिरूप पर विशेष बल दिया जाता है और इसके साथ ही आर्थिक क्रियाओं के परस्पर अंतर संबंध और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली समुच्चयिक स्वरूप के अध्ययन को भी इस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। दूसरा, अर्थतंत्र के भूवैन्यासिक संगठन पर प्राविधिकी विकास का प्रभाव। अर्थतंत्र का भूवैज्ञानिक संगठन प्राविधिक ज्ञान से प्रभावित होकर सदैव परिवर्तनशील रहता है और यदि नवीन तकनीकी ज्ञान को आर्थिक कार्यों में नहीं अपनाया जाए तो अर्थतंत्र का कार्यात्मक संगठन असंतुलन की दशा की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए प्राविधिकी के विकास को इसके अध्ययन क्षेत्र का मुख्य बिंदु माना जाता है। तीसरा है अंतर प्रादेशिक एवं प्रदेशांतरिक अंतर प्रक्रिया का विवेचन। वैसे तो प्रादेशिक अर्थतंत्र परस्पर अलग और अपने आप में विशेष विशेषताओं से युक्त होते हैं, किंतु एक वृहद आर्थिक तंत्र से जुड़े होने के कारण वे परस्पर आबद्ध होते हैं। साथ ही परस्पर निर्भरता के कारण वैश्वीकरण के विचार का उदय भी हुआ है। इस कारण अंतरक्रिया के संचालन में संचार एवं परिवहन के साधनों की भी अहम भूमिका होती है। इसलिए आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में अंतर प्रक्रिया और उसके प्रभाव का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है, जो कि उसका मुख्य केंद्र बिंदु भी है। और चौथा, पर्यावरण एवं जीवन स्तर पर गुणात्मक प्रभाव। किसी भी प्रदेश में विकसित अर्थतंत्र का वहाँ के स्थानीय वातावरण और वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोनों परस्पर क्रिया व प्रतिक्रिया करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों या संसाधनों का पर्याप्त दोहन से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है और इसके विपरीत जिन प्रदेशों में संसाधनों का पर्याप्त दोहन और उपयोग नहीं हो रहा, वहाँ निवासी आज भी निर्धनता की बेड़ियों में जकड़े हुए। इसलिए आवश्यकता है कि पर्यावरण के सभी घटकों में आवश्यक समीकरण स्थापित किया जाए और एक संतुलन के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को गतिशीलता दी जाए। इस
बिंदु को मानव मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में अगर पर्यावरणीय और जीवन स्तर की गुणात्मकता को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए अगर आर्थिक क्रिया करता है तो संतुलित विकास करता है, तो ही मानव अपने भावी पीढ़ियों के लिए भी आर्थिक संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति कर पाएगा और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा पाएगा। इसलिए पर्यावरण एवं जीवन स्तर पर गुणात्मक प्रभाव को आर्थिक भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना गया है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में उपरोक्त चारों केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने से संबंधित जो भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है वो सब आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र कहलाता है। थैंक यू।